क्या आपको पता है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से। अब काफी सारे ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ना के बराबर रिटर्न दिए हैं, और तो और कुछ कमर्शियल बैंक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में। और अगर आप लोगों ने बैंक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपकी सबसे ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन यही होगी कि वेदर टू इन्वेस्ट इन और नॉट, या आपको आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है। बट लेट मी टेल यू, स्मॉल फाइनेंस बैंक की हालत इससे ज्यादा खराब है। अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स की करेक्शन को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर आप लोग 1 या 1.5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे थे, और ट्रेंडिंग में आने की वजह से लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोग लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स गिर चुके हैं, और मार्केट में जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक्स हैं सभी ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, और अपने इन्वेस्टर्स को यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर अच्छा होगा। अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जीवन स्मॉल फाइनेंस के शेयर्स एक साल में 40% करेक्ट हुए हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 36% तक का करेक्शन आया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। और अगर आप लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर को भी देखेंगे तो यहाँ पर 22% के आसपास का करेक्शन है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स में इतना ज्यादा करेक्शन क्यों आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, हर एक चीज के बारे में आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो के एंड तक। तो अगर आप लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चलने वाली हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आखिर होते क्या हैं। मार्केट में बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, लेकिन आखिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। देखो, मार्केट में ना जितने भी बैंक्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और अपने अलग अलग तरीके की सर्विसेज की वजह से ही उनकी अलग अलग कैटेगरी है। सिमिलरली अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो आपको शायद नाम से समझ में आ रहा होगा, ये जो बैंक्स हैं ये स्मॉल फाइनेंस में डील करते हैं। अब आसान भाषा में कहूं तो इंडिया की इकोनॉमी में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज में हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बैंक्स ऐसे हैं जो सिर्फ टियर 3 के सिटीज को ऑपरेट करते हैं। मतलब कि वहां पर डिपॉजिट्स की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और वहां पर लोन की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अब इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जितने भी बैंक्स रूरल एरियाज में हैं और छोटे मोटे कामों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फार्मर्स को, और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस इन्हें भी फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी होती है, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने टोटल अमाउंट का 75% तक का लोन एक पर्टिकुलर सेगमेंट को या एक पर्टिकुलर कैटेगरी को देना होता है। ये कैटेगरी हो सकती है एग्रीकल्चर की, ये कैटेगरी हो सकती है एमएसएमई की, और ये कैटेगरी हो सकती है अफोर्डेबल हाउसिंग की। अब अफोर्डेबल हाउसिंग में कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू लोन मिलता है, या तो स्मॉल स्केल पर अपना खुद का बिजनेस करने के लिए भी एमएसएमई से लोन मिलता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन मिलता है। करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो इन सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पर फाइनेंसियर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब देखो, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तब मार्केट में जब फार्मर्स को पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती थी तब मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, और जब मनी लेंडर्स के पास से पैसे लेते थे तब उन्हें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज गिरवी रखनी पड़ती थी। एग्जाम्पल के तौर पर फार्मर के पास तो जमीन ही होगी, या तो अगर ज्वेलरीज हुई तो उसे वो भी गिरवी रखनी पड़ती थी। अब लेकिन यहाँ पर होता क्या था कि अगर 100 रुपए का लोन दिया गया और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो 100 रुपए पर 10% का इंटरेस्ट मतलब 10 रुपीज का इंटरेस्ट होता था, और ये 10% का इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट देने से पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता था। आप लोगों ने शायद आपके मॉम डैड के साथ डिस्कशन में सुना होगा ये सारी बातों के बारे में। पहले क्या होता था कि जब भी कोई भी मनी लेंडर लोन देता था तो ब्याज पहले ही ले लेता था, कि बचा अमाउंट देता था लोन पर, और बाकी बचा लोन का अमाउंट दे दिया जाता था, लेकिन किस्त तो भरनी पड़ती थी, इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती थी। और अगर आप लोग इन सारी चीजों को समझेंगे तो ये काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता था। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स भी हैं जो इन सारी चीजों में आकर बर्बाद भी हो चुके हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जिस्टेंस में आने के बाद ऐसी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेंगे फ्यूचर में, लेकिन फिर भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स इतने ज्यादा क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जिस तरीके का इनिशिएटिव स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया की इकोनॉमी में लेते हैं उस हिसाब से तो यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं? अगर आप लोग 1 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो 1 साल के टाइम पीरियड में ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी होने के कारण इंडिया का स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, तो वन ऑफ द मेन रीजन तो ये भी है। लेकिन स्पेसिफिकली बात की जाए तो नंबर 1 रीजन तो ये है कि इन सारे बैंक्स के प्रॉफिट्स डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में जितने लोगों को इन्होंने लोन दिया था वो सारे के सारे लोग डिफॉल्ट करते जा रहे हैं, और जब भी बैंक का डिफॉल्ट रेट बढ़ता है तब बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर इस चीज का असर होता है, और ओवरऑल लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स में काफी ज्यादा गिरावट आती है। और स्पेशली अगर आप लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेवेन्यू में 60% तक का करेक्शन आया है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। एनपीए का मतलब होता है कि अगर किसी लोन के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया गया 90 डेज तक, स्टैंडिंग अमाउंट होता है वो एनपीए में इंक्लूड होता है। और जब एक बार एनपीए में इंक्लूड हो गया तो उस पैसे को रिकवर करना बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड लेट मी टेल यू, जितना ज्यादा एनपीएस ग्रो करेगा उतना ज्यादा बैंक की गिरावट होगी, बैंक के शेयर्स और बैंक के प्रॉफिट में गिरावट आएगी। लेकिन अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स को चेक करेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। जैसे कि प्राइवेट बैंक का जो एनपीए का रेशियो है वो 1.8% का है, मतलब कि 100% लोन में से 1.8% लोन डिफॉल्ट होता है और उसके एनपीएस क्रिएट होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के एनपीए का परसेंटेज है 4.6%, जो कि करंटली अपने लाइफ टाइम हाई पर है। मतलब कि 4.6% के एनपीएस आज तक कभी भी नहीं हुए थे, लेकिन अब ये हो चुका है। इसके बाद सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ में अलग अलग तरीके के लोन के लिए अप्लाई किया, मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई किया। देखो, जब भी कोई भी बैंक आपका लोन अप्रूव करेगा तो लोन अप्रूव करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को चेक करेगा। आपके सिविल स्कोर को चेक करेगा, आपने पास्ट में कितने लोन लिए हैं ये भी देखा जाएगा, और कितने लोन का पेमेंट आपने टाइम पर किया है ये भी देखा जाता है। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिविजुअल्स को मल्टीपल लोन ग्रांट किए, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के इतने ज्यादा एफिशिएंट ना होने की वजह से इन लोगों से चेक नहीं हुआ और मल्टीपल लोन्स ग्रांट कर दिए। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो लेट से कोई पर्सन ए है जिसने बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी तीनों से अलग अलग अमाउंट का लोन ले लिया है और अब ये बंदा लोन पे नहीं कर पा रहा है। और होता यह है कि ये पर्सन लोन लेने के बाद में 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा। इसके बाद नंबर 3 रीजन है इन्फ्लेशन का। अब देखो, मार्केट में ना इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है और इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से कॉजी इफेक्ट बहुत सारी चीजों पर हुआ है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है कंपनीज का। अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी देखेंगे तो इंडिविजुअल्स का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी चेंज हो चुका है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें महंगी होते जा रही है। और अगर आप लोग इंडिविजुअल्स के पेमेंट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पेमेंट्स के वॉल्यूम भी कम होते जा रही है। मतलब कि पहले जितना पैसा मिलता था उतना पैसा अभी नहीं मिलता, और जिस किसी को मिलता भी है उस पैसे की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब बैंक्स में पेमेंट के इश्यू होने की वजह से मार्केट में काफी सारे लोगों के लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, और जब कोई लोन का पेमेंट नहीं करता है तो एनपीएस इंक्रीज होते हैं। और ये सारी चीजें माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रिस्की होती है। अब अगर आप लोग एनपीए के अमाउंट को देखेंगे तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनपीए 6 टाइम्स से बढ़ चुका है, और सेम तरीके की परफॉर्मेंस आपको बाकी सारे स्टॉक्स में दिखाई देगी। यहाँ पर एक्चुअली रीजन ये है कि मार्केट में होता क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन लोग सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखते हैं। एक्चुअली लोग एफडी कर देते हैं, और जब लोग एफडी करते हैं तो एफडी पर बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब देखो, मार्केट में लोन तो वैसे ही डिफॉल्ट हो रहे हैं और बाकी सेविंग अकाउंट पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, बैंक का प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं होगा और बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा। अब देखो, आरबीआई किसी पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक को सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, कितना ज्यादा सपोर्ट करेगी, ये सारी चीजें डिसाइड होती है बैंक की परफॉर्मेंस पर। बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, लाइसेंस में अपग्रेड मिलेगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होती है तो ये सारी चीजें तो बैंक को भूल जानी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप लोग आईटी सेक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। अब काफी सारे बैंक में तो आपको विजिट करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। करंटली मार्केट में जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और इन सारी चीजों की वजह से ही मार्केट में अलग अलग तरीके से बिजनेस को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, काफी सारे ऐसे बैंक्स हैं जो फोन पे, गूगल पे जैसे एप्लीकेशन के साथ टाइप करते हैं और अलग अलग कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे हैं जो ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे कि आप लोग इस वाले डेटा में देख सकते हैं कि लोन के प्रोपोर्शन में 70% लोन जो है वो बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, और पता है ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है। अब ये सारी चीजें सुनकर आपको क्या लगता है?